नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 149 बताने जा रहा हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने धारा 34 को बताया है। यदि आपने धारा 34 नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लें ताकि आपको धारा 149 पढ़ने में आसानी हो। धारा 149 में बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए कार्य अथवा अपराध का दोषी होगा। इसके प्रोविजन में बताया गया है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर सदस्य जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है तो वह उस अपराध का दोषी है, यह माना जाएगा। इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं हम। जैसे 5 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E, पांचों मिलकर X की भूमि पर कब्जा करने जाते हैं और पांचों व्यक्तियों का उद्देश्य जो है वो सामान्य है। पांचों व्यक्तियों का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य है और पांचों X की भूमि पर अवैध कब्जा करने जाते हैं, जिसमें ए जो है वो गांव का मुखिया है, उसके हाथ में बंदूक है और अन्य व्यक्तियों के हाथ में लाठी, डंडा, हॉकी इत्यादि है। उसके भूमि पर जा पहुंचते हैं और एक्स इसका विरोध करता है। एक्स के विरोध किए जाने पर ए अपनी बंदूक से एक्स के ऊपर फायर कर देता है, जिससे एक्स की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ यह माना जाएगा कि इन पांचों व्यक्तियों ने एक्स की मृत्यु कारित किया है। इन सभी व्यक्तियों को हत्या के लिए दोषी माना जाएगा और सभी व्यक्तियों के ऊपर 302/149 आईपीसी का अपराध आरोपित किया जाएगा। अब आपको धारा 149 की आवश्यक शर्तें हैं उनको बताते हैं। इसमें मुख्यतः 3 आवश्यक शर्तें हैं। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर में कोई अपराध किया जाना चाहिए और उस जमाव में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। अब हम आपको एक एक इसके आवश्यक शर्तों को विस्तृत में बताएंगे। पहला है विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, जो धारा 149 की प्रथम आवश्यक शर्त है। धारा 141 में यह कहा गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है यदि उसका सामान्य उद्देश्य धारा 141 में बताए गए किसी अपराध को करने का है या उनमें से एक का करने का है या एक से अधिक का करने का है, तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। धारा 141 में 5 प्रविष्टियां दी गई हैं, जिसमें अवैध उद्देश्य को भी बताया गया है और इसकी प्रविष्टि 3 में अन्य शब्द लिखा हुआ है जो धारा 149 को धारा 34 की तरह बृहद बनाती है। आपको एक वाद बताते हैं। मोहन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला है, 1963 का मामला है, जिसमें 5 व्यक्ति के ऊपर 302/149 का आरोप लगाया गया था, जिसमें न्यायालय ने 2 व्यक्तियों को निर्दोष करार देते हुए दोषमुक्त कर दिया। तो अब 3 व्यक्ति बचे और विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो इसकी जो तीनों आवश्यक शर्तें हैं, इसमें से ये पहली ही आवश्यक शर्त का उल्लंघन हो गया, जिससे यह धारा 149 के अंतर्गत नहीं आ सकता। अब इन अभियुक्तों को धारा 302/149 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कोई अपराध किया जाना चाहिए। धारा 149 के लागू होने की यह दूसरी आवश्यक शर्त है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा
सामान्य उद्देश्य को अग्रसित करने में कोई अपराध किया जाए या उस अपराध को किए जाने के बारे में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य संभाव्य जानते थे। अर्थात सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में उस अपराध को घटित होने के बारे में संभाव्य ज्ञान था उन्हें। आपको एक वाद के माध्यम से बताते हैं जो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट का मामला है, 1956 सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है। जिस मामले में कई व्यक्ति मिलकर प्राणघातक हथियार लेकर दो लोगों को छुड़ाने रात में 2 बजे रात में थाने में धावा बोल देते हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी की हत्या भी कर डालते हैं। तो न्यायालय ने इसमें यह निर्णित किया कि सभी लोगों को धारा 302/149 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों का उद्देश्य उसे छुड़ाना था और छुड़ाने के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या कारित की जा सकती है, इसका उन्हें संभाव्य ज्ञान था। अब तीसरी आवश्यक शर्त है इसकी, कम से कम व्यक्तियों की संख्या 5 होनी चाहिए। धारा 149 की ये तीसरी आवश्यक शर्त है, जिसमें व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि बलवा और डकैती में भी व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होती है। इससे पहले हमने जो उदाहरण बताया है वह था हरि सिंह का वाद था, जिसमें ABCDE 5 व्यक्ति थे। X की भूमि पर अवैध कब्जा करने जाते हैं, इसमें सबका सामान्य उद्देश्य रहता है और A के द्वारा X की हत्या कारित कर दी जाती है। तो इस मामले में धारा 149 में जो धारा 149 की जो तीनों आवश्यक शर्तें बताई गई हैं, इसमें तीनों आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, जिससे सभी अभियुक्तों को धारा 302/149 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इसमें आपको एक और वाद हम बताते हैं। कपिल देव सिंह वर्सेस स्टेट 1949 फेडरल कोर्ट का मामला है, जिसमें न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि यदि अभियोजन यह सिद्ध कर ले जाए कि अपराध करते समय अभियुक्तों की संख्या 5 थी या उससे अधिक थी, मतलब कम से कम 5 थी, और उसमें से 4 अभियुक्त नहीं पकड़े गए, भाग गए, पहचान में नहीं आए, फरार हो गए, तो भी उस व्यक्ति के ऊपर धारा 149 लगाई जा सकती है और उसे धारा 149 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। अब आपको हम धारा 34 और धारा 149 में अंतर को बताएंगे, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में। पहला अंतर इसके रिफरेंस को लेकर है, संदर्भ को लेकर है। सामान्य आशय का संदर्भ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से मिलता है, जबकि सामान्य उद्देश्य का संदर्भ भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में मिलता है। दूसरा अंतर इसका हो जाएगा आपराधिक कार्य में वास्तविक योगदान। धारा 34 में जो आपराधिक कार्य किया जाता है उसमें उस व्यक्ति का कुछ न कुछ वास्तविक योगदान होना आवश्यक है, जबकि धारा 149 में उस व्यक्ति का वास्तविक योगदान होना कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना चाहिए। इसमें जो तीसरा अंतर है, आवश्यक शर्त बोल दें, अंतर है वह है पूर्व नियोजित योजना। तीसरे अंतर में पूर्व नियोजित योजना के बारे में बताया गया है, जो धारा 34 के लिए आवश्यक है। धारा 34 पूर्व नियोजित योजना होना आवश्यक है, जो व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन हो जाता है, जबकि धारा 149 के लागू होने की ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है। पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक नहीं है। ये चौथा अंतर हो जाएगा इसका, व्यक्तियों की संख्या। इसमें कम से कम 34 में व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 होती है, जबकि धारा 149 में व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होना आवश्यक है। अपराध का सृजन। धारा 34 किसी अपराध का सृजन नहीं करती है और न ही
ये दंड का निर्धारण करती है, बल्कि यह केवल आपराधिक दायित्व का निर्धारण करती है। जबकि धारा 149 अपराध का सृजन भी करती है और दंड की भी व्यवस्था करती है। अब आपको अगला अंतर बताते हैं, इसको क्षेत्र के लेकर है। क्षेत्र में कुछ विधिशास्त्रियों का कहना है कि धारा 34 का क्षेत्र अधिक विस्तृत है धारा 149 की अपेक्षा, और कुछ विधिशास्त्रियों का कहना है कि धारा 149 का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। जैसे प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्रा जी हैं, इनका कहना है कि धारा 34 का क्षेत्र धारा 149 से विस्तृत है, जबकि रतनलाल धीरजलाल जैसे विधिशास्त्रियों का कहना है कि धारा 149 का क्षेत्र धारा 34 से विस्तृत है। अब इसका एक और अंतर है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को लेकर। धारा 34 को लागू होने की आवश्यक शर्त यह भी है कि आपराधिक जो कार्य होता है वो धारा 34 में सामान्य आशय के अग्रसर में होना चाहिए, किया जाता है। और धारा 149 की लागू होने की जो आवश्यक शर्त है उसमें जो आपराधिक कृत्य किया जाता है वो सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किया जाता है। इन उपरोक्त अंतर के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 34 धारा 149 में व्याप्त है और धारा 149 धारा 34 में व्याप्त है। अर्थात धारा 34 कभी कभी धारा 149 भी बन सकती है और धारा 149 धारा 34 बन सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।